तो हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारा सर्कुलर मोशन। तो हेडे लगाइए, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन का सवाल जो है तो हमारे जेई मेंस में भी पूछते हैं और जेई एडवांस में भी आते हैं और अच्छे प्रॉब्लम आते हैं। ऐसे सर्कुलर मोशन का जो सवाल होता है वो एक टॉपिक से मिक्स नहीं होता है। सिर्फ सर्कुलर मोशन का एक टॉपिक नहीं रहेगा। सर्कुलर मोशन में बहुत सारे जो है कॉन्सेप्ट मिक्स रहेंगे। जैसे सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट से एक मैग्नेटिक फील्ड का सवाल दे देगा कि कोई रिंग जो है रोल कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल दे देगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो है सवाल ऐसे पूछ सकते हैं सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट का यूज करके, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सर्कुलर मोशन है क्या। तो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो था वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रहा था, तो हम लोग पढ़े थे कि मोशन इज 1D है। लेकिन इस चैप्टर में जो है सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किस पाथ पे मूव करेगा, आपको सर्कुलर पाथ पे मूव करने वाला है, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ पे मूव कैसे करेगा, तो इसके लिए हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे सारा चीज़, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर एक बात बता रहे हैं, ध्यान से समझना है कि मान लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे, पहले मान लेते हैं कि सर्कुलर पाथ बना लेते हैं। सर्कुलर पाथ कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से सर्कुलर पाथ एक बना लिए, ठीक है। चलिए अब मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है यहाँ पर, वो ऐसे मूव कर रहा है। यहाँ पर एक पार्टिकल है और इस पाथ पे ऐसे से मूव कर रहा है। तो ध्यान से देखो कि इस सर्कल का क्या है, हमारा सेंटर है। मान लो कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है और इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये पार्टिकल जो है शुरुआत में यहाँ पर था, t=0 पे यहाँ पे था पार्टिकल। अब इस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अब पार्टिकल का पोजीशन जो है वो यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब पार्टिकल जो है यहाँ पर है। इस तरह से यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे था, अब वेलोसिटी ऐसे हो गया। कुछ समय के बाद जो है अब पार्टिकल यहाँ पर आ गया, अब उसका जो वेलोसिटी होगा ऐसे होगा। कुछ समय के बाद जो है पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा, अब जो उसका वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से कि पार्टिकल जो है वो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इस तरह से मूव कर रहा है कि इस ऑब्जर्वर और इस पार्टिकल के बीच ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसका डिस्टेंस हमेशा क्या है, फिक्स है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं, हम लोग सर्कुलर मोशन। कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है किसी प्लेन के अंदर, जिसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर को ज्वाइन करने वाला लाइन जो है हमेशा फिक्स डिस्टेंस पर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो इसके पॉइंट को हम लिखते हैं कि when a particle is moving along the the such path in a plane which distance from a fixed point is always constant, then object is called performing circular motion with respect to O. इस ऑब्जर्वर O के रिस्पेक्ट में बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। कि हमेशा जो है ऑब्जेक्ट और उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा वो हमेशा फिक्स डिस्टेंस पे होगा। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, मान लो कि यहाँ पर कोई सर्कुलर पाथ है, इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से है, ठीक है।
और मान लेते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, और यहाँ पर हमारा फिक्स पॉइंट पे O है, ये हमारा वाई एक्सिस है, यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस है। पहले पार्टिकल यहाँ पे था, तो पार्टिकल P यहाँ पे था, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी हमेशा, पार्टिकल P की जो वेलोसिटी होगी हमेशा वो इस रेडियस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। ये जो पार्टिकल, ये जो डायरेक्शन है ये वाला, जिसके अलोंग वेलोसिटी है पार्टिकल का, वो जो हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। इसको बोलेंगे हम लोग टेंजेंशियल डायरेक्शन, डायरेक्शन। और ये जो ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर जो फिक्स पॉइंट है उसको सेंटर बोलेंगे हम लोग। वो क्या है हमारा, वो हमारा सेंटर है, सेंटर है। और वो जो है हमारा ऑब्जर्वर भी हो सकता है, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में भी वो सर्कुलर मोशन कर सकता है। और ओपी जो है हमारा क्या होगा, ओपी जो है हमारा रेडियस होगा, रेडियस होगा जो हमेशा फिक्स होगा। तो इस ओ और पी के ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, ओ और पी के बीच जो ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा, मान लो कि पार्टिकल यहाँ पर है, तो ओ और पी के बीच जो ज्वाइन करने वाला लाइन होगा उसको हम आर कैप बोलेंगे। आर कैप को मतलब रेडियस फैक्टर बोलेंगे, रेडियस फैक्टर। ये जो हमारा नॉर्मल डायरेक्शन होगा, नॉर्मल डायरेक्शन, ये होगा हमारा टेंजेंशियल डायरेक्शन, और ये होगा हमारा नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है, याद रखना। जैसे यही पार्टिकल जो है मूव करते करते मान लो कि यहाँ पर पहुँच गया, चलो यहाँ पर ये पार्टिकल यहाँ पर पहुँच गया मूव करते करते। अब पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे हो गई, ऐसे हमेशा इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे ये जो ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो हमारा क्या है, रेडियस है। ये पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गया, इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये जो लाइन होगा वो हमारा क्या होगा, रेडियस वेक्टर होगा। ये क्या होगा हमारा, रेडियस वेक्टर, आर कैप। आर कैप मतलब रेडियस वेक्टर होगा। ठीक है ना, इसको बढ़िया से कर देते हैं। ये जो लाइन होगा हमारा वो क्या होगा, हमारा रेडियस वेक्टर, आर कैप। ठीक है, इस आर को हम लोग बोलेंगे रेडियस वेक्टर या नॉर्मल डायरेक्शन। तो पार्टिकल की वेलोसिटी जो है हमेशा उस सर्कुलर पाथ पे हमेशा जो है वो रेडियस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, माने टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को लिखते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑन द circular path, circular path will be always, always in tangential direction, tangential direction। ठीक है, तो पार्टिकल का जो हमेशा मोशन का जो डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी होगा, वो हमेशा उस टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा। टेंजेंशियल डायरेक्शन मतलब उसके टेंजेंट के अलोंग होगा। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा सर्कुलर मोशन के बारे में, सर्कुलर मोशन के बारे में। क्लियर हुआ? अच्छा, आगे जो है हेडी लगाइएगा, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन क्या होता है, एंगुलर पोजीशन क्या होता है? तो एंगुलर पोजीशन जो होता है वो किसी भी पार्टिकल का पोजीशन होता है, ठीक है ना, किसी सर्कुलर पाथ पे। तो बेसिकली इट इज ए पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ऑन द सर्कुलर पाथ। ठीक है ना, इट इज ए पोजीशन वेक्टर ऑन द सर्कुलर पाथ। ठीक है, जैसे मान लो कि एफ जो है बताता है बेसिकली कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है। बेसिकली इट इज टेल्स अबाउट, it tells about, sorry, it tells about the location of particle, it tells about the location of particle on the circular path। सर्कुलर पाथ पे जो है पार्टिकल का पोजीशन, लोकेशन कहाँ पर है, लोकेशन हो गया या पोजीशन हो गया, इस पोजीशन के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर पोजीशन के बारे में। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक, मान लो कि सर्कुलर पाथ है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस, और ये हो गया हमारा सर्कुलर पाथ इस तरह का। ठीक है, इस तरह से मान लो कि शुरुआत में पार्टिकल यहाँ पर था, अब पार्टिकल यहाँ पर आ गया।
तो बताओ कि यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पार्टिकल यहाँ पर है, जो वाई एक्स एक्सिस है यहाँ पे, इस रेफरेंस से कितना एंगल ऊपर है, थीटा। ये जो थीटा एंगल ऊपर है, यही थीटा जो है बेसिकली बताएगा कि ये पार्टिकल का क्या एंगुलर पोजीशन है, क्या है पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन है। एंगुलर पोजीशन बेसिकली पार्टिकल के लोकेशन के बारे में बताएगा कि पार्टिकल का लोकेशन जो है कहाँ पर है। ठीक है, जैसे मान लो कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का पोजीशन जो था थीटा पे था। अब क्या हुआ कि छोटा सा टाइम t पर, छोटा सा टाइम dt पर ये जो पार्टिकल है t इज इक्वल टू 0 बोल रहे हैं, हाँ छोड़ो, t इज इक्वल टू छोटा सा टाइम dt पर क्या हुआ कि छोटा सा पार्टिकल जो है एंगल कवर किया d थीटा। ठीक है, अब पार्टिकल का पोजीशन कहाँ पर हो गया, a से कहाँ चल गया, b पर। तो एंगुलर पोजीशन बेसिकली ये बताता है कि पार्टिकल जो है वो कितना एंगल ऊपर है। ठीक है, 60 डिग्री ऊपर है, 30 डिग्री ऊपर है, 50 डिग्री ऊपर है, 60 डिग्री ऊपर है, कितना एंगल ऊपर है, इस रेफरेंस फ्रेम से ये बताता है बेसिकली एंगुलर पोजीशन। जैसे हम लोग पोजीशन फैक्टर पढ़ते थे ना काइनेमेटिक्स में, वैसे ही यहाँ पे एंगुलर पोजीशन फैक्टर है जो बेसिकली ये बताता है कि पार्टिकल का पोजीशन कहाँ पर है, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, सर्कुलर मोशन में। ठीक है, समझ में आया ना, ये होता है। अब कोस थीटा है तो इसका यूनिट जो होगा वो एंगुलर पोजीशन का वो हमारा रेडियन होगा। क्या होगा, रेडियन। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए, तो ये जो है थीटा था। अब छोटा सा एंगल जो है अब यहाँ पे डी थीटा कवर हुआ, तो अब यहाँ से जो है पोजीशन जो होगा रेफरेंस है वो कितना होगा, यहाँ से जो पोजीशन हो गया यहाँ से वो कितना हो गया, थीटा प्लस डी थीटा। क्लियर हुआ। तो एंगुलर पोजीशन बेसिकली ये बताएगा पार्टिकल का कि उसका लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर, सर्कुलर पाथ पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हेडिंग लगाइएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट के जो फाइनल और इनिशियल पोजीशन होता है उसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते थे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली चेंज इन पोजीशन वेक्टर होता है। सॉरी, चेंज इन पोजीशन वेक्टर को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते थे, चेंज इन एंगुलर पोजीशन को हम लोग बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस पॉइंट को लिखो कि बेसिकली क्या है, ये क्या है, चेंज इन एंगुलर पोजीशन, change in angular position is defined as angular displacement. Change in angular position is defined as angular displacement. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट माने एंगुलर पोजीशन में जो चेंजिंग होगा उसी को हम लोग डिफाइन करेंगे हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ में आया, अच्छी बात है। देखो इसका यूनिट भी क्या होगा, हमेशा यूनिट हमेशा रेडियन होगा क्योंकि ये भी एंगुलर पोजीशन में डिफाइन चेंज है। तो अच्छा याद रखना यहाँ पे कि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये क्या होता है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक है ना, थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है। और भी एक चीज है कि यहाँ पर ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो पूरा जो है थीटा में चेंजिंग बड़ा सा थीटा रहे, अगर थीटा लार्ज रहे तो थीटा लार्ज रहेगा, लार्ज चेंजिंग हुए, डेल्टा थीटा जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी। बहुत बड़ा अगर चेंजिंग हो जाए डिस्प्लेसमेंट में तो एक स्केलर क्वांटिटी होगा, लेकिन यही डेल्टा थीटा की जगह पर डी थीटा आ जाए तो वो जो होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया ना, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और इसका डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है तो होगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, कब, जब वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी थीटा हो तो, छोटा सा चेंजिंग हो तब। समझ में आया ना। तो यहाँ पर अगर हम एंगुलर पोजीशन को डिफाइन ही कर रहे हैं तो एंगुलर पोजीशन को अगर हम डेल्टा थीटा लिख रहे हैं तो डेल्टा थीटा इक्वल टू थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल,
ये लिखेंगे, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, ठीक है ना। लेकिन ये जो है स्केलर होगा, क्या होगा, स्केलर। लेकिन यही डेल्टा थीटा की जगह पे हम डी थीटा लिख दें तो थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, तो एक जो है वेक्टर होगा, ये क्या होगा, एक वेक्टर, ठीक है ना। अभी वेक्टर कैसे होगा इसको थोड़ा सा हम डिटेल में बताते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से समझना। पहले हम फिगर से समझाते हैं क्या है। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारा इस तरह से सर्कुलर पाथ है और ए हमारा वाई एक्सिस है और ए हमारा एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और यहाँ पर हमारा सेंटर है। मान लो कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पर था, जो इसका एंगुलर पोजीशन थीटा आई है, t इज इक्वल टू 0 पे। अब मान लो कि बहुत लंबे समय के बाद जो है पार्टिकल यहाँ पर आ गया, यहाँ पर पार्टिकल ए पे था, एंगुलर पोजीशन ए पे था, अब पार्टिकल यहाँ पर आ गया बी पर। अब जो है इसका फाइनल पोजीशन कौन हो गया, ए वाला। वो लंबे समय के बाद मैंने t इज इक्वल टू डेल्टा टी टाइम के बाद यहाँ पर आ गया, तो t इज इक्वल टू डेल्टा टी टाइम के बाद मैंने लार्ज समय के बाद यहाँ पर आया, तो ये जो है वो थीटा एफ हो गया, ये फाइनल पोजीशन हो गया, एंगुलर पोजीशन। तो चेंजिंग कितना हुआ, तो चेंजिंग बेसिकली ए वाला हुआ, चेंजिंग बेसिकली ए वाला हुआ, चेंजिंग बेसिकली क्या हुआ, ए वाला, ए वाला चेंजिंग पोजीशन, ए वाला हुआ चेंजिंग, ए वाला, ए वाला जो हुआ चेंजिंग हुआ, ए वाला हो गया हमारा डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा को हम लिखेंगे थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल। पूरा एंगल में से यहाँ से ए वाला हटा देंगे तो ये बचेगा डेल्टा थीटा, वही हो गया थीटा। लेकिन ये जो है एक स्केलर है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन यही बहुत छोटा सा हो, बहुत छोटा सा हो, डी थीटा का डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, कोई डायरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से यहाँ कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, एक कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं। लेकिन यही बहुत छोटा सा एंगल में चेंजिंग आ जाए, बहुत छोटा सा चेंजिंग का मतलब अभी समझाते हैं, देखो बहुत छोटा सा चेंजिंग आ जाए, जैसे इस तरह से आ जाए, देखो यहाँ पर मान लो कि वाई एक्सिस है और यहाँ पर हमारा मान लो एक्स एक्सिस है, और इस तरह से हमारा क्या है, सर्कुलर पाथ है, इस तरह से, ठीक है। और बहुत छोटा सा चेंजिंग आ जाए, छोटा सा चेंजिंग का मतलब अभी समझा रहे हैं, देखो ध्यान से, छोटा सा चेंजिंग आ जाए, जैसे वाला हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। अब ऑब्जर्वर यहाँ पर है, शुरुआत में इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पार्टिकल यहाँ पे था, जो इसका इनिशियल एंगुलर पोजीशन थीटा ही था। अब बहुत ही t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू टी पे यहाँ पे था, छोटा सा टाइम t इज इक्वल टू डी टी पे, t प्लस डी टी टाइम पे, फाइनल टाइम यहाँ पर एक छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक छोटा सा डी थीटा। तो इस केस में ये जो लेंथ होगा वो क्या होगा, उसका डिफाइंड होगा डायरेक्शन। उसी तरह यहाँ पर भी डायरेक्शन क्या होगा, डी थीटा का डायरेक्शन डिफाइंड होगा। तो इसलिए डी थीटा जो है एक लीनियर वेक्टर हो गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर डी थीटा जो है इस तरह का कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कभी इधर जा रहा है तो कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कोई डायरेक्शन डी थीटा का फिक्स नहीं है। लेकिन जबकि यहाँ पर डी थीटा का डायरेक्शन क्या है, एक छोटा सा वेक्टर के लिए फिक्स है, ठीक है। और यहाँ पे जो लेंथ है वो भी फिक्स है, डीएल वेक्टर, यहाँ पे इसका डायरेक्शन फिक्स है। लेकिन पूरा पाथ में डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कभी यहाँ है कभी यहाँ है। तो इसलिए डी थीटा इस केस में जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे डी थीटा का डायरेक्शन किधर है, पार्टिकल ए से बी गया है, ए से बी गया है मतलब इस डायरेक्शन में गया है, इस डायरेक्शन में गया है, ए से बी गया है माने पार्टिकल ए से बी गया है माने किधर गया है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस केस में डी थीटा का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। इस डी थीटा को लिखने का डायरेक्शन एक और तरीका है, देखो क्या, उसको हम एक्सियल वेक्टर बोलेंगे। क्या करो कि राइट हैंड पंप रूल यूज करो, राइट हैंड पंप रूल यूज करो। तो क्या करो कि राइट हैंड पंप रूल के सबसे पहले जो है सारा फिंगर को ओए डायरेक्शन में रख लो, ओए सारे फिंगर को, और बी की तरफ कल करो। जो थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, थंब की तरफ पॉइंट करेगा, बाहर की तरफ, जब थंब बाहर की तरफ पॉइंट करेगा तो डी थीटा का डायरेक्शन को बोलेगा कि कहाँ है, आउटवर्ड है। डी थीटा जो है हमारा क्या है, आउटवर्ड है, ठीक है। डी थीटा जो होगा एक एक्सियल वेक्टर होगा, डी थीटा क्या है, आउटवर्ड है। आउटवर्ड के लिए एक सिंबल यूज करेंगे, डॉट, ठीक है, इस तरह से क्लियर हुआ। तो डी थीटा कब होगा वेक्टर, जब वो छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, डी थीटा हो, ठीक है। जैसे इसको हम एक 3D में विजुलाइज करवाते हैं तो समझो, मान लो कि इस तरह का कोई प्लेन है, इस तरह का, इस तरह का, ओ सॉरी,
इस तरह का, और यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ है इस तरह से, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा y एक्सिस, ये वाला हो गया हमारा x एक्सिस, और ये जो वेक्टर हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये हो गया हमारा z एक्सिस। चलो ओ यहाँ पे ये वाला डायरेक्शन हो गया, हमारा क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया। ये प्लेन है, मान लो दिस इज जेड एक्सिस। अब मान लो कि एक पार्टिकल है, शुरुआत में इस पार्टिकल के यहाँ पे था, यहाँ पे ए पर, शुरुआत में उसका एंगुलर पोजीशन क्या था, ए पे था, ठीक है। शुरुआत में उसका एंगुलर पोजीशन कहाँ है, ए पर है, ठीक है ना। शुरुआत में यहाँ पे उसका एंगुलर पोजीशन कहाँ पे है, ए पर है। थोड़ा जूम करते हैं, देखो, ठीक है, ऐसे ए पर है, ठीक है। अब क्या हुआ, सुनना, अब ये पार्टिकल जो है चलते 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 यहाँ पर आ गया। अब पार्टिकल का पोजीशन कौन हो गया, ए वाला हो गया, ए वाला। तो ये जो एंगल कवर किया डी थीटा, डी थीटा, तो इस डायरेक्शन में कवर किया, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज हो गया, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ध्यान से देखो कि अगर हम ए से बी की तरफ कल करेंगे फिंगर को, ए से बी की तरफ, यहाँ पर आ गया पार्टिकल ए से बी की तरफ, तो ए से बी की तरफ कल करेंगे फिंगर को, तो जो डी थीटा का पॉइंट होगा, डी थीटा पॉइंट करेगा, वो जेड एक्सिस की तरफ पॉइंट करेगा। ए से बी की तरफ कल कर लेना फिंगर, तो डी थीटा जो पॉइंट करेगा वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा डी थीटा। तो डी थीटा यहाँ पे किधर हो गया, ऊपर की तरफ, आउटवर्ड एलोंग जेड एक्सिस। इसलिए डी थीटा का अगर डायरेक्शन लिखना भी है तो डी थीटा लिखेंगे और के कैप लिखेंगे, ठीक है। डी थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, के कैप। क्लियर हुआ, इस तरीके से। जैसे अगर मान लो कि यही पार्टिकल जो है, यही पार्टिकल, ठीक है, यही पार्टिकल जो है वो, ठीक है ना, यही पार्टिकल मान लो कि इस डायरेक्शन में होता, यही पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करता। जैसे मान लो कि यही हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करता। मान लो कि टी इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, टी इज इक्वल टू टी पे यहाँ पे था, मान लो ऐसे, और ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया, यहाँ पे, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट होता है डी थीटा। तो इस केस में पार्टिकल जो है क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो डी थीटा का डायरेक्शन हो जाता है हमारा कैसा, क्लॉकवाइज। और ए से बी तक कल करेंगे हम फिगर को, ए से बी की तरफ, तो जो थंब पॉइंट करेगा इनसाइड पॉइंट करेगा, तो डी थीटा का डायरेक्शन हम इनवर्ड भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इनवर्ड। क्लियर हुआ ना, डी थीटा का डायरेक्शन किधर लिख सकते हैं, इनवर्ड। क्लियर हुआ। तो ये जो था हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। क्लियर हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और बेसिकली कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर है, एक्सिस के अलोंग इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। क्लॉकवाइज लिखो या एक्सिस के अलोंग लिखो, एक ही बात है। क्लियर हुआ ना। चलिए आगे है हमारा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ऑफ कोर्स एंगुलर, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। आगे हमारा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करने वाले हैं। तो हम लोग वेलोसिटी के बारे में जानते हैं कि बेसिकली रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर, उसको हम लोग वेलोसिटी बोल देते हैं। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा कि चेंज इन रेट ऑफ एंगुलर पोजीशन। तो बेसिकली ये क्या है कि एक एंगुलर पोजीशन के टाइम रेट है चेंज होने का, इट इज टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजीशन, इट इज टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजीशन, ठीक है। अच्छा, इसको हम डब ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं ओमेगा, और ओमेगा एवरेज पढ़ रहे हैं इसलिए ओमेगा एवरेज लिख रहे हैं।
ठीक है। तो चेंज इन रेट ऑफ एंगुलर पोजीशन इज डिफाइंड एज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे ये जो एंगुलर वेलोसिटी है वो उसी तरह ही एंगुलर एवरेज जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर, ठीक है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि देखो अभी समझाते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारा एक y एक्सिस है, यहाँ पे हमारा क्या है? y एक्सिस, और यहाँ पर हमारा एक x एक्सिस है। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, और ये हो गया हमारा सर्कुलर पाथ, इस तरह से। तो ध्यान से देखो कि मान लो कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल का पोजीशन यहाँ पे था, जो शुरुआत में एंगल बन रहा था थीटा आई, लेकिन a पे था पार्टिकल। अब ए पार्टिकल O के रिस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर O के रिस्पेक्ट में पार्टिकल P जो है चलते 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 मान लो यहाँ पर आ गया, और पार्टिकल का अब पोजीशन हो गया हमारा, अब पोजीशन हो गया हमारा थीटा एफ, दिस इज थीटा एफ। तो टी इज इक्वल टू, टी पे कहानी था, टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे जो है पार्टिकल यहाँ पर आ गया। तो इस पार्टिकल को ए से बी तक आने में कुछ समय लगा ना, अपने पोजीशन में, एंगुलर पोजीशन में चेंज करने में समय लगा कि नहीं? उस एंगुलर पोजीशन को चेंज करने में जो समय लगता है वो किस रेट से हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, उसी को बोलते हैं हम लोग एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो डेल्टा थीटा जो चेंजिंग हुआ, डेल्टा थीटा वो बेसिकली कितना है? डेल्टा थीटा जो है उसको चेंज होने में कितना टाइम लगा? डेल्टा टी टाइम लगा, डेल्टा टी टाइम लगा। तो बेसिकली डेल्टा टी टाइम में जो है कितना एंगुलर पोजीशन चेंज हुआ? डेल्टा थीटा पोजीशन चेंज हुआ। तो यूनिट टाइम में कितना होगा? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और इसी को हम लोग बोलेंगे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर। स्केलर क्यों है? स्केलर क्वांटिटी क्यों है? देखो यहाँ पे डेल्टा थीटा कैसा है? स्केलर है। हम बोले थे कि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में लार्ज चेंजिंग हो, अगर डेल्टा थीटा जो है वो एंगुलर पोजीशन में लार्ज चेंजिंग हो, बहुत बड़ा चेंजिंग हो जाए, तो उस केस में डेल्टा थीटा एक स्केलर हो जाता है। तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगा? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी भी स्केलर हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? अच्छी बात है। अच्छा यूनिट क्या होगा इसका? तो ऑफकोर्स यूनिट निकाल सकते हैं। यूनिट हो जाएगा हमेशा डेल्टा ओमेगा एवरेज इक्वल टू है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, उसका था रेडियन और टाइम का सेकेंड, तो हो जाएगा मेरे पास रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। तो इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड होता है, ठीक है ना? समझ में आया? अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा डायमेंशन क्या होगा? ये डायमेंशन लेस नहीं है, इसका डायमेंशन होगा। क्या होगा डायमेंशन? देखो ओमेगा एवरेज है इज इक्वल टू है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसको लिख जो m0 l0 t0 i0 a0 सब कुछ लिख सकते हो, अपॉन डेल्टा टी टाइम का तो होता है ना डायमेंशन, t1 चल जाएगा ऊपर तो हो जाएगा t-1। तो एंगुलर वेलोसिटी का जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो रेडियन पर सेकेंड होता है, और डायमेंशन जो होता है वो क्या होता है? हमारा डायमेंशन होता है कितना? t-1। क्लियर हुआ? अच्छी बात है। ये जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है इट इज डिफाइंड फॉर फाइनाइट टाइम इंटरवल, फाइनाइट टाइम के लिए जो है डिफाइंड है, ठीक है। माने टाइम फाइनाइट रहेगा, निश्चित रहेगा, ठीक है। क्लियर हुआ ना? ये था हमारा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, कि किस रेट से जो है एंगुलर पोजीशन चेंज हो रहा है उसी को बोलेंगे हम लोग एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि लार्ज चेंजिंग हुआ डेल्टा थीटा में। क्लियर हुआ? लार्ज चेंजिंग। अच्छा यहाँ पे दो ठो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हम डिफाइड करने वाले हैं, एक होगा हमारा टाइम पीरियड, अब एक होगा हमारा फ्रीक्वेंसी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, बहुत काम आने वाला टर्म है, ठीक है ना? तो आज से याद रखना कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड किसके लिए? हम सर्कुलर मोशन के लिए लिख रहे हैं। तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा उसको हम लोग बोल देंगे टाइम पीरियड। तो द टाइम टेकन बाय पार्टिकल
इन वन साइकिल, वन साइकिल बोलो या वन रोटेशन बोलो, वन रोटेशन जो भी बोलना है बोलो, वन रोटेशन, वन साइकिल या वन रोटेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टाइम पीरियड बोलेंगे। तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टाइम पीरियड बोलेंगे। सर्कुलर पाथ के लिए हम टाइम पीरियड बता रहे हैं, ये ना कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक चैप्टर पढ़ेंगे उसके लिए टाइम पीरियड नहीं, उसमें कुछ टाइम पीरियड का चेंजिंग हो जाएगा। एक पाथ कंप्लीट करने में जो समय लगेगा उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, बस याद रखना। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में मतलब कि मान लो कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पे ऐसे, और पार्टिकल घूमते गया चलते गया ऐसे चलते 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 यहाँ पर आ गया, तो t इज इक्वल टू 0 पे था और फिर t इज इक्वल टू t पर यहाँ पर आ गया, कैपिटल T पर, इसको टाइम पीरियड बोलेंगे। तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको टाइम पीरियड बोलेंगे। एक टाइम पीरियड, 2 चक्कर में 2 टाइम पीरियड, 3 चक्कर में 3 टाइम पीरियड। क्लियर हुआ? अच्छा, तो इस केस में एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी वो भी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, तो क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब एक पार्टिकल जो है वो यहाँ से यहाँ एक चक्कर लगा लिया, तो यहाँ से यहाँ कितना एंगुलर पोजीशन में चेंजिंग हुआ, कितना 360 डिग्री, 360 डिग्री को कितना रेडियन बोलेंगे, 2 पाई रेडियन अपॉन टाइम कितना लगा, एक टाइम पीरियड के बराबर। अरे एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा, तो इस केस में एंगुलर वेलोसिटी जो होगा 2 पाई बाई क्या होगा, टी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर हुआ, समझ में आया ना? एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा टर्म हम डिसाइड करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी। दूसरा टर्म हम एक डिसाइड करने वाले हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कि ए नंबर ऑफ रोटेशन होता है, एक सेकंड में कितना रोटेशन कंप्लीट किया, इट इज नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकंड। एक सेकंड में कितना रोटेशन कंप्लीट किया उसी को बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक सेकंड में जितना रोटेशन कंप्लीट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको हम डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय एफ, और ऐसे म्यू से डिनोट कर सकते हैं, म्यू, इसको पढ़ेंगे हम लोग म्यू, एफ और म्यू से डिनोट करेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? अच्छा, ऑफ कोर्स एक नंबर है तो इसलिए एक स्केलर क्वांटिटी होगा, फ्रीक्वेंसी एक स्केलर क्वांटिटी होगा, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना? इसमें क्या लिखा है, स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट इसका, यूनिट। तो समझो पहले कि पहले इसका हम फॉर्मूला समझाते हैं क्या होगा फ्रीक्वेंसी का। एक सेकंड में कितना चक्कर लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी। तो देखो ध्यान से कि पूरा कैपिटल टी टाइम पीरियड में कितना चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है। पूरा कैपिटल टी टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में कितना चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है। तो एक सेकंड में, टी सेकंड में, मतलब कैपिटल टी सेकंड में एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर, एक चक्कर। तो एक सेकंड में कितना लगाएगा, कितना होगा, 1 बाई टी, और इसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली हो गया 1 बाई टी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टी। तो 1 अपॉन टाइम का यूनिट हो गया सेकंड, तो हो गया इसका यूनिट सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स का एक नाम होता है हर्ट्ज। क्या नाम होता है, हर्ट्ज, हर्ट्ज इसको बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज। ठीक है, या एक इसका और यूनिट फेमस है, साइक्लिक पर सेकेंड, साइक्लिक पर सेकेंड, साइक्लिक पर सेकेंड। तो ऑफकोर्स इस तरह का अगर यूनिट दिया रहे साइक्लिक पर सेकेंड तो ऑफकोर्स ये फ्रीक्वेंसी का ही होगा। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा फ्रीक्वेंसी के बारे में और टाइम पीरियड के बारे में। ठीक है, इससे रिलेटेड एक दो सवाल कर लेते हैं। सवाल क्या है समझो, सवाल है कि फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी फॉर पहला नंबर
सेकेंड हैंड वॉच, सेकेंड हैंड वॉच के लिए देख रहे हैं, सेकेंड पॉइंट है। मिनट हैंड, घड़ी में जो होता है ना वही सेकेंड हैंड होता है, फिर मिनट हैंड होता है, फिर आवर हैंड होता है। तो उसका हमको क्या बताना है, आवर हैंड, उसका हमको एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बताना है। कोई बात नहीं, बता देंगे, क्या दिक्कत है, समझो, आराम से समझना। जैसे मान लो कि कोई घड़ी है, ऐसे घड़ी तो गोल बना ही नहीं, कोई बात नहीं, गोल कर देते हैं इस तरह से। अब मान लो कि एक आवर हैंड है ऐसे छोटा सा, ये हो गया बड़ा सा मिनट हैंड, और सेकेंड हैंड थोड़ा सा बड़ा होता है इस तरह से। तो इसका हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। लेकिन एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो है वो एक चक्कर में कितना कंप्लीट करेगा, ये पहले बताओ, एक चक्कर में कितना कंप्लीट करेगा। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगल का बनेगा 2 पाई अपॉन कितना टी, 2 पाई बाई टी, ये फॉर्मूला हम बता चुके हैं। तो सेकेंड हैंड के लिए एक चक्कर कितना कंप्लीट होगा, 2 पाई, एंगल कवर होगा 2 पाई, लेकिन टाइम लगेगा सेकेंड हैंड के लिए कितना। सेकेंड हैंड जो है वो कितना सेकेंड के बाद एक बार घूम जाता है, बताओ। सेकेंड हैंड जो है 60 सेकेंड के बाद एक बार घूम जाता है, तो बेसिकली उसका टाइम पीरियड 60 सेकेंड हो गया। तो सेकेंड हैंड के लिए अगर आंसर देखा जाए एवरेज वेलोसिटी का, एंगुलर एवरेज वेलोसिटी, तो एंगल होगा 2 पाई अपॉन टाइम, टाइम किसके लिए, सेकेंड हैंड के लिए, तो 2 पाई अपॉन 60 सेकेंड में घूम जाता है। सेकेंड वाला स्विच एक चक्कर कितना कंप्लीट कर लेता है, 60 सेकेंड, तो उसका टाइम पीरियड हो गया। तो ये हो गया हमारा पाई बाई 30, 2 पाई रेडियन में हो गया और नीचे सेकेंड हो गया, रेडियन पर सेकेंड। किसके लिए हो गया ये हमारा सेकेंड हैंड के लिए हो गया। दूसरा मिनट हैंड के लिए, तो मिनट हैंड के लिए बताओ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होगा 2 पाई बाई टी, लेकिन किसके लिए टाइम टी, मिनट हैंड के लिए। तो बताओ 2 पाई इक्वल टू मिनट हैंड जो है वो कितना बार, कितना मिनट में जो है लगा लेता है, तो 60 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। 60 मिनट को सेकंड में बदलेंगे, 60 इंटू 60 सेकेंड, तो हो जाएगा ये कितना, पाई बाई 2 से कितना बार में, 30 बार में 1800 रेडियन पर सेकेंड। उसी तरह अगर कोई बोल देवे कि बताओ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बताओ आवर हैंड के लिए, तो 2 पाई बाई टाइम पीरियड टी, किसके लिए, आवर के लिए। तो बताओ एंगल तो कवर करेगा 2 पाई, और आवर कितना, आवर होगा 24 आवर, सॉरी कितना घंटा में कंप्लीट करता है ये पूरा, तो पूरा कंप्लीट करता है 12 घंटा में, सॉरी 24 बोल रहे हैं, 12 घंटा में एक बार ये पूरा घूम जाता है आवर वाला। तो 12 घंटा में पूरा एक बार घूम जाता है, तो 12 घंटा को 60 मिनट में बदल दिए, फिर 60 सेकंड में बदल दिए, तो ये हो गया हमारा रेडियन पर सेकंड। सॉल्व कर लेना हमें, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल करते हैं, छोटा सा एक और सवाल कर लेते हैं। सवाल है हमारा इस तरह से कि फाइंड एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी फॉर अर्थ रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। कोई अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, पता है, और सन के चारों तरफ भी घूमता है, रिवॉल्व करता है। तो बताना है कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा उसका। कोई बात नहीं, ध्यान से देखो कि यहां पर मान लो कि एक अर्थ है ऐसे, और ये अर्थ का क्या है, मान लो एक्सिस है इस तरह से, इस तरह अभी घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, मान लो उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एवरेज है। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एवरेज है, तो बताओ कि एक चक्कर कंप्लीट करने में, एक बार रोटेट करने में, ऐसे एक बार रोटेट करने में, ठीक है ना, एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना घंटा लगता है, सबको पता है 24 घंटा, 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेता है। मान लो हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर कोई मान लो आदमी है,
तो ई 24 घंटा के अंदर फिर से यहाँ पर आ जाएगा, यानी कितना कवर कर लेगा, इस ओ के रिस्पेक्ट में 2 पाई एंगल कवर कर लेगा। ये पूरा घूम जाएगा तो कितना एंगल कवर कर लेगा, 2 पाई। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, पाई का वैल्यू 3.14 रख सकते हो, अपॉन टी। टी कितना, टी हो गया तुम्हारा 24 घंटा, 24 आवर, तो एंगुलर एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 2 इंटू पाई को पाई छोड़ दो और 24 को 24 गुने 60 गुने 60 लिख दो सेकेंड में, ये हो गया रेडियन पर सेकेंड आंसर। क्लियर हुआ? ये हो गया हमारा किसका, अर्थ का, अर्थ का क्या, अर्थ का हमारा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी अपने एक्सिस के अनुसार अगर घूम रहा है तो। अगला सवाल है फाइंड, वही सवाल है, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ अबाउट सन। सन के अबाउट जो है हमको एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बताओ, क्या दिक्कत है?